मैं जहाँ काम करता था उस रेस्टोरेंट में एक खुफिया कमरा था। खुफिया इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम जैसे लोगों का वहाँ पर जाना मना था। अगर हम गलती से वहाँ चले भी जाते तो हमें कोई ना कोई आदमी वहाँ से वापस आने का इशारा करता और दूसरी बार वहाँ जाने से सख्ती से मना कर दिया जाता। इस बात से हमें कोई परेशानी नहीं था क्योंकि हमारा काम तो रेस्टोरेंट में ड्यूटी देना था। मगर फिर भी एक शक सा आदमी के दिमाग में उभरता है। आज भी रोज की तरह मैंने देखा कि रेस्टोरेंट के स्टाफ सुमित उसी कमरे की तरफ जा रहा है। मेरा दिल किया कि मैं उसका पीछा करूं, उसके साथ जाकर देखूं कि आखिर इस कमरे में ऐसा क्या है कि वहां पर किसी भी स्टाफ का जाना मना है। यही सोचकर मैं सुमित के पीछे हो लिया। वह कुछ ऑर्डर के मुताबिक उसी कमरे की तरफ सीधे आगे बढ़ता जा रहा था। मैं उसके पीछे पीछे आगे बढ़ रहा था। तभी उसने पीछे मुड़कर मुझे देखा और सख्त नजरों से मुझे घूर कर बोला, अपनी जान के दुश्मन क्यों बने हो? इस कमरे में कुछ ही लोगों को जाने की इजाजत है। भगवान के लिए यहाँ से चले जाओ, वरना मुझ पर भी इल्जाम आएगा कि मैं तुम्हें अपने साथ वहाँ लेकर जा रहा था। उसकी बात सुनकर मैं शर्मिंदा हो गया। वैसे भी मेरा इस कमरे से कोई संबंध नहीं था। मैं वापस आ गया और मैं अपने काउंटर पर बैठ गया। पर मैं यही सोच रहा था कि आखिर इस कमरे में ऐसा क्या होता है। तभी बाहर आकर एक खूबसूरत चमचमाती सफेद सी कार रुकी। मेरी नजरें कार की तरफ ही टिक गई क्योंकि यह कार बहुत ही खूबसूरत थी। कार का दरवाजा खुला और एक लड़की बड़ी शान से चलती हुई रेस्टोरेंट के अंदर दाखिल हो गई। मैं लड़की की खूबसूरती देखकर हैरान रह गया था। वह बहुत ही खूबसूरत लड़की थी और उसके चेहरे पर कोई दाग न धब्बा था, मानो वह जैसे चांद से उतरकर परी आई हो। मैं उसे गौर से देख ही रहा था कि एक ग्राहक का ऑर्डर आया। मैं ऑर्डर लेने लगा, तभी वह लड़की उसी कमरे की तरफ जाती दिखाई दी। मेरा दिल स्थिर सा हो गया। पास बैठे दोस्त से मैंने कान में आहिस्ता से कहा, यह लड़की इस कमरे की तरफ जा रही है जहां हमारा जाना मना है। तुम क्या कहते हो कि लड़की यहाँ क्यों आई है? मेरी बात पर सुमित सोच में पड़ गया। यार, तुम आजकल की लड़कियों को जानते नहीं हो। पैसों और मतलब के खातिर कुछ भी करने को तैयार हो जाती है। यह लड़की भी उन्हीं लड़कियों में से एक होगी। वैसे भी इस लड़की को तुमने पहली बार देखा होगा, लेकिन मैं हर रोज इस कमरे में एक लड़की को आते देखता हूँ। पता नहीं कहाँ जाती है, क्या करती है। फिर मैं उस लड़की का इंतजार करने लगा जो उस कमरे में गई थी। उसके वापस आने पर उसका दीदार हो जाना मेरे लिए खुशकिस्मती से कम नहीं था। तभी मैंने उस दिन ओवर टाइम ड्यूटी भी कर ली। मैं चाहता था कि किसी तरह इस लड़की का हसीन चेहरा देखने को मिल जाए, मगर दिन से शाम और शाम से रात हो गई और वह लड़की दोबारा नजर नहीं आई। वह लड़की मेरे लिए किसी हसीन सपने से कम नहीं थी। तभी तो उसका इंतजार करने लगा, मगर उसको नहीं आना था और वह नहीं आई। यहाँ तक कि दिन से शाम और शाम से रात हो गई। मेरे साथी सुमित को भी मेरे दिल की हालत का अंदाजा था। कहने लगा, मैं जानता हूँ कि तुम उसी लड़की का इंतजार कर रहे हो, मगर तुम क्या यह भी जानते हो कि वहाँ जो लड़की एक बार चली जाए उस कमरे से वापस नहीं आती। उसका इंतजार करना बेकार है। सुमित की बात सुनकर मैं उदास हो गया, मगर मेरे दिल में एक भरोसा थी कि वह मुझे एक दिन जरूर मिलेगी। मैं सोचने लगा कि शायद वह दूसरे दरवाजे से कहीं चली गई हो और कल दोबारा अपने किसी काम से वापस आ जाए। हमारे इलाके में ज़्यादातर लोग घूमने के लिए आते थे, जिनमें ज़्यादातर बाहर मुल्क के जोड़े शामिल होते थे। मैं कल का इंतजार करने लगा, शायद वह कोई गैर देश की हसीना हो। यही सोचकर मेरी उम्मीद बढ़ गई थी।
ठीक उसी समय दिन के 1 बजे एक सफेद कार आकर रेस्टोरेंट के मेन दरवाजे के आगे रुकी। मेरी तो खुशी की कोई ठिकाना ना रही, क्योंकि उस कार में से उसी काट की लड़की निकली थी। मैं समझ गया कि यह वही लड़की है, मगर यह क्या, उसने तो अपना चेहरा काले कपड़े से ढक रखा था। वह काले बुर्के में छुपी हुई थी और उसने सर पर भी कुछ कपड़ा पहन रखा था, जिसकी वजह से मैं उस लड़की का चेहरा नहीं देख सका। मगर दिल में यही खुशी बहुत थी कि यह लड़की कहीं नहीं गई, बल्कि इसी रेस्टोरेंट में दोबारा आई है। मैंने सुमित को भी उसकी तरफ देखने को कहा। वह कहने लगा कि तुम्हें कोई धोखा हुआ है, यह कोई और लड़की भी हो सकती है, उसने तो अपना चेहरा भी ढक रखा है। और तुम इस रेस्टोरेंट में आने वाली लड़कियों पर अपना दिल मत ले आना। यहाँ तो ज्यादातर बिगड़ी हुई लड़कियाँ ही आती है। तुम तो एक अच्छे घराने के लड़के हो। सुमित की बातें मेरा दिल काटती थी, मगर वह सही कहता था। भला एक रेस्टोरेंट के कमरे में एक अकेली लड़की का क्या काम। मगर मर्द तो दिल लगी के लिए रंगो नस्ल नहीं देखता, वह बस औरत को एक पुरकशिश वजूद की तरह देखता है। मैं भी आज उस हसीना का दीदार करना चाहता था। जब वह अंदर की तरफ जाने लगी तो मैंने उसका पीछा किया। पता नहीं क्या था जो मुझे उसकी तरफ खींच रहा था। सुमित ने मुझे मना भी किया कि अगर तुम्हें मालिक के उस खास स्टाफ ने देख लिया तो वह तुम्हें अच्छी खासी डांट सुनाएगा, क्योंकि गाड़ी से निकलने वाली लड़कियों को उस लड़के के साथ सुमित ही अंदर कमरे तक लेकर जाता था। पर उस दिन मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं उस लड़की के पीछे पीछे चल पड़ा। बात सुनिए, मैंने उससे बात करने की कोशिश की, मगर उसने अपनी रफ्तार तेज कर दी। उसका बुर्का उसके कदमों में आ रहा था और वह बहुत परेशान और नर्वस लग रही थी। लगता था कि उसे मेरा बुलाना अच्छा नहीं लगा, मगर वह लड़की थी। मेरा दिल कह रहा था, तभी आगे बढ़कर मैंने उसका रास्ता रोक लिया, मगर यह देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि यह वह लड़की नहीं थी, बल्कि मेरी अपनी सगी बहन थी। तुम यहाँ कैसे आई? मैंने उससे हैरत से पूछा। उसने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसी वक्त मालिक का खास स्टाफ आ गया और मुझे गुस्से भरी निगाहों से देखकर बोला, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मालिक को तुम्हारी शिकायत करूँगा। लगता है आजकल तुम इस कमरे के आसपास ज़्यादा ही मंडराने लगे हो। तुम्हारा इलाज करना पड़ेगा। उसने मुझे तेवर दिखाए, मगर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि मेरी अपनी सगी बहन आज उस कमरे में जा रही थी और मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैं उसे इस कमरे से खींचकर बाहर ले आऊं। इस कमरे में आज तक जो लड़की गई, सुमित को छोड़कर वह वापस नहीं आई थी। मगर मैं किसी को बता भी नहीं सकता था कि मेरी बहन इस रेस्टोरेंट के उस खुफिया कमरे में गई है। आखिर यह मेरी इज्जत का सवाल था। मैं किसी से मदद भी नहीं मांग सकता था। मैं इसी बात पर सर झुकाकर वहां से चला आया, क्योंकि उस वक्त सिक्योरिटी गार्ड भी वहीं खड़ा मुझे देख रहा था। रेस्टोरेंट की इतनी बड़ी मैनेजमेंट से पंगा लेना मेरे बस की बात नहीं थी। फिर मैं खामोश होकर काउंटर पर वापस सुमित के पास आकर बैठ गया। हो गया दीदार भाभी का? मेरे पास कोई जवाब नहीं था। नहीं यार, एक बहुत बड़ी दिक्कत हो गई है। मैंने सुमित को सारी कहानी बताने का फैसला किया, क्योंकि सुमित को बताए बगैर बहन को बचाने का कोई चारा भी नहीं था। उसे बताए बगैर मैं अपनी बहन की मदद नहीं कर सकता था। एक यही था जो मेरी मदद कर सकता था। वह कमरा जहां मेरी बहन गई थी, उसके बारे में किसी भी स्टाफ की अच्छी राय नहीं थी। मेरा तो दिल कांप रहा था। मेरे माथे पर एक तनाव सा था। मैं अपनी बहन के बारे में सोच सोच कर ही कांप रहा था कि आखिर मेरी बहन के साथ उस बंद कमरे में क्या हो रहा होगा। थोड़ी देर के बाद सुमित ने मालिक के उस खास स्टाफ से
न जाने क्या बात कही कि उसे दया आ गया। शायद वह भी बहन बेटियों वाला था, इसलिए यह मेरी मजबूरी समझ गया था। मगर हम सब यहाँ स्टाफ थे, एक हद से ज़्यादा एक दूसरे की मदद भी नहीं कर सकते थे। उसने तो मुझे इजाज़त तो दे दी थी, मगर सिर्फ और सिर्फ मेरे अपने रिस्क पर। मैं फौरन उस कमरे की तरफ बढ़ा। मेरे ख्याल से तो उस कमरे को अंदर से बंद होना चाहिए था, मगर मैंने जैसे ही चाबी घुमाई तो देखा कि कमरे का दरवाज़ा आसानी से खुल गया। लेकिन धड़कते दिल के साथ जैसे ही मैंने कमरे का दरवाज़ा खोला तो कमरे को एकदम खाली पाया। कमरे में मौजूद मखमली पर्दे सरसर कर रहे थे और इस कमरे में किसी तरह की कोई हरकत नहीं थी। मुझे बहुत अजीब सा लगा। अभी तो मेरी बहन इस कमरे में दाखिल हुई थी, अभी के अभी वह कहाँ चली गई। यही सोच सोच कर मेरा दिमाग खराब हो रहा था। साथ ही लगे अटैच बाथरूम को भी अच्छी तरह देख लिया, बेड के नीचे भी झांक कर देखा, गोदरेज तक को खंगाल डाला, मगर मेरी बहन कहीं नहीं थी। होती तो मिलती। परेशानी की वजह से मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। इतने में बाहर से किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई दी। यह वही लड़का था जो मुझे बाहर आने का इशारा कर रहा था। मजबूर होकर मैं फौरन उस कमरे से बाहर निकला। बाहर निकलते ही मैंने उस लड़के से पूछा, तुम इस कमरे में क्या करने आते थे? यह कमरा तो खाली है, उसमें तो कोई नहीं है। मैं तो यहाँ जूस देने आता था। 2 गिलास जूस के मुझे दिए जाते थे, वही इस कमरे में पहुँचाने आता था। एक औरत मुझसे वह गिलास ले लेती है, इसके बाद मैं वापस आ जाता हूँ। मुझे नहीं पता कि यहाँ क्या होता है। इसकी बात सुनकर मैं हैरान रह गया। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मेरी बहन आखिर इस कमरे से गई कहाँ। उससे पहले कि हम वहाँ से अपने कदम हटाते, मुझे कमरे की कालीन में कुछ हरकत सी महसूस हुई। मैं अंदर जाने ही लगा था कि उस लड़के ने मुझे खबरदार कर दिया और फिर एकदम कमरे की बत्ती बंद हो गई। हमें वहाँ से वापस आना पड़ा। यह जगह खतरनाक थी, यहाँ जाना आसान बात नहीं थी, मगर यह लड़का मेरी मजबूरी समझता था। तब उसने एक सिक्योरिटी गार्ड को, जो उसका दोस्त था, उसने उसे सारी बात समझाई। वह सिक्योरिटी गार्ड एक बुजुर्ग आदमी था। वह भी हमारी मजबूरी लगभग समझ ही गया था। उसने भी जब मेरी बहन के बारे में जाना तो वह भी मेरी मदद करने के लिए तैयार हो गया। बोला कि मैं तुम्हें जाने की इजाजत तो दे दूंगा, तुम उस कमरे में जाकर जो चाहो करो, अच्छी तरह अपनी तसल्ली कर लो। मगर इस कमरे में आज तक जो भी लड़की गई है वह दोबारा बाहर कभी नहीं आई। उस कमरे में अजीब तरह की बातें प्रसिद्ध है, लेकिन अगर तुम्हारे मुताबिक वह कमरा खाली था तो इस बात का यकीन खुद भी कर लो। हो सकता है तुम्हारी बहन किसी दूसरे कमरे में गई हो। चाचा की बात सुनकर मुझे गुस्सा तो बहुत आया, मगर मैं खामोश रहा। मुझे अपनी बहन पर पूरा भरोसा था, वह कभी माँ बाप की इज्जत पर दाग नहीं लगने देगी। मगर उसकी इस हरकत ने मुझे अपने दोस्तों के सामने भी शर्मिंदा कर दिया था। मगर वह मेरी बहन थी, मैं उसे यूं फेंक नहीं सकता था। मेरी मम्मी पापा उसके घर से गायब होने पर परेशान थे। वह तो थाने तक जाना चाहते थे, मगर मैंने उन्हें भरोसा दी और कहा कि मैं अपनी बहन को खुद तलाश करके अपने घर तक ले आऊंगा। उनको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। पापा को तो कुछ मैंने समझा भी दिया था कि मेरे रेस्टोरेंट में ऐसे लोग हैं जो मेरी मदद कर सकते हैं, लेकिन माँ बाप कहाँ चैन से बैठने वाले थे। मगर मैं उस बूढ़े अंकल की मदद से उस दरवाजे तक पहुँचने में मैं दोबारा कामयाब हो गया, जिससे मेरी बहन अंदर गई थी। मुझे भरोसा था कि उस कालीन के नीचे जरूर ऐसी कोई चीज होगी जिसमें मेरी बहन की गुमशुदगी का राज छुपा है। मैं भगवान का नाम लेकर उस कमरे के अंदर चला गया और फिर मैंने कमरे को अच्छी तरह चेक करने के बाद कमरे में पड़ा मोटा कालीन एक तरफ हटाया। मैंने देखा बीच में पड़े कालीन पर एक टुकड़ा था जिसे आसानी से उठाया जा सकता था। टुकड़ा हटाने के बाद अंदर बने एक लोहे के दरवाजे पर मेरी नजर पड़ी तो मैंने उसे अपने दोनों हाथों से धीरे से उठाकर दूसरी तरफ रखा और नीचे बनी सीढ़ियों पर कदम रख दिया। मैं जान गया था कि रेस्टोरेंट के इस कमरे में किसी तहखाने का रास्ता है। मैंने जल्दी से उस तहखाने में उतरने का फैसला किया, क्योंकि मैं जल्द से जल्द सच्चाई तक पहुंचना चाहता था। और फिर अंदर जाते ही मुझे कुछ ऐसा दिखा जिसे देखते ही मेरे होश उड़ गए।
अंदर जैसे एक पूरी दुनिया आबाद थी। हर तरफ खूबसूरत कमरे बने हुए थे और टाइल्सों की ऐसी चमक थी कि मेरी आंखें हैरान हो रही थी। लगता था कि यहाँ पर मौजूद लोग दूसरी ही दुनिया के रहने वाले हैं। हर तरफ खूबसूरती ही खूबसूरती। पुल के पास बैठी लड़कियाँ बेहद हसीन लग रही थी। लड़कियों की तादाद कोई तकरीबन 20 से 25 के करीब होगी, जबकि सुमित के मुताबिक यहाँ तक 60 लड़कियाँ आकर रेस्टोरेंट के कमरे में गायब हुई थी। मुझे अपनी बहन को ढूंढना था, मगर अभी मैं हैरान परेशान खड़ा उस किले जैसे तहखाने को देख रहा था कि मुझे अपने पीछे किसी के होने का महसूस हुआ। और इससे पहले कि मैं पीछे घूमकर देखता, किसी ने मेरे सर पर दबाव डाला। कोई चीज मेरे सर पर मारी गई और फिर मैं बेहोश हो गया। जब मेरी आंखें खुली तो कई घंटे गुजर चुके थे, मगर मेरी खुशकिस्मती कि मैंने अपने सामने उसी सिक्योरिटी गार्ड को पाया जिससे कुछ देर पहले ही मेरी मुलाकात हुई थी। मैंने उससे पूछा कि मैं कहाँ हूँ। उसने बड़ी कठिनाई से बताया कि मैं रेस्टोरेंट के तहखाने में कैद हूँ, जहाँ आते हुए तुम सिक्योरिटी की नज़र में आ गए थे। मगर उस बूढ़े गार्ड ने न जाने कैसे सिक्योरिटी से बातचीत करके मुझ तक पहुंचकर मुझे बचाया, मेरा ख्याल रखा और मुझे होश में लाने की कोशिश की। मैं उनका एहसानमंद था, मगर उनकी परेशानी मुझे साफ नजर आ रही थी। बेटा जल्दी करो, तुम्हें यहाँ से जल्द जाना होगा, क्योंकि मैं यहाँ पर बहुत ही ज्यादा कठिनाई से आया हूँ। ना सिर्फ मेरी जान बल्कि मेरी नौकरी को भी खतरा है। बेटा तुम अपनी बहन के पीछे यहाँ तक आए हो, इसलिए मैंने तुम्हारी मदद की है, वरना यहाँ तक आने वाली लड़कियों को एक अच्छी लड़की समझने की गलती मत करना। मैं इस खेल से वाकिफ तो था, मगर यह नहीं जानता था कि यहाँ पर कोई तहखाना बनाया गया है जहाँ पर इन सब लड़कियों को कैद किया जाता है और यहाँ का मालिक इन्हें अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करता है। मैं तो तुम्हारी बहन को पहचानता भी नहीं हूँ। तुम्हें खुद उन लड़कियों में से अपनी बहन को पहचान करना होगा। उसके बाद मैं तुम्हें एक रास्ता बताऊंगा जिससे होते हुए तुम इस तहखाने से बाहर निकल जाओगे। मगर याद रहे, कोई चालाकी दिखाने की कोशिश मत करना। सिर्फ अपनी बहन को यहाँ से लेकर जाना, कोई सामान उठाना मत और ना ही किसी से कोई फालतू की बातें मत करना। मैं तुम्हारे लिए सब व्यवस्था कर दूंगा। जल्दी से जाकर अपनी बहन को पहचानो। मैं बूढ़े चाचा की बात सुनने के बाद वहाँ से उठा और उठकर दूसरे कमरे में आ गया जो खुले हॉल जैसा था। मेरी नज़र उसी लड़की पर पड़ी जो मासूम सी चेहरे बनाए उन सब लड़कियों में अलग ही नजर आ रही थी। मुझे जल्दी से अपनी बहन को तलाश करना था, मगर मुझे इसकी जरूरत नहीं पड़ी। मेरी बहन कहीं अंदर वाले कमरे से भागती हुई आकर जोर से मुझसे लिपट गई और रोने लगी। अपनी बहन को ऐसी दशा में देखकर मेरा सर शर्म से झुक गया और बिना किसी बातचीत मैं उसे वहां से बाहर ले आया। बूढ़े गार्ड के बताए हुए रास्ते से मैं वहां से निकल गया। उस लड़की का ख्याल मुझे अभी भी सता रहा था। मैं उसे भी इस नर्क से निकालना चाहता था। सच पूछो तो मेरी पहली नज़र उसी पर पड़ी थी, मगर मुझे अपनी बहन की इज्जत प्यारी थी, इसलिए सबसे पहले मैं अपनी बहन को ही वहां से बाहर लाया। मेरी बहन मुझसे माफ़ी मांगने लगी। मैं उसकी किसी बात पर कोई खास ध्यान ना दिया, बस उसे जल्दी से गाड़ी में बैठाकर घर ले आया। घर आकर मैंने उसे गाड़ी से घसीटते हुए बाहर निकाला और माँ बाप के सामने किसी मुजरिम की तरह पेश किया। वह भी डर के मारे कांप रही थी। उसने बताया कि वह वहाँ किसी से मिलने नहीं बल्कि एक नौकरी की तलाश में गई थी, जिसके बारे में बताया जा रहा था कि सैलरी बहुत ही ज़्यादा है। मेरी बहन मेरी मदद करना चाहती थी, मेरा बोझ हल्का करना चाहती थी। मेरी बहन कितनी समझदार थी। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसी बहनें सभी भाइयों को दे। वह अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहती थी, इसलिए उसने यह कदम उठाया। वह जानती थी कि मैं इस रेस्टोरेंट में पहले से ही नौकरी करता हूँ, इसलिए उसे यहाँ के लोगों पर भरोसा भी था, क्योंकि मैं घर में अपने मैनेजमेंट की हमेशा तारीफ किया करता था। वो मुझे बिना बताए अपनी जॉब का सरप्राइज देना चाहती थी, मगर मेरी बहन को शायद इस जालिम जमाने का नहीं पता था। यह जरूरी नहीं कि हर अच्छा नजर आने वाला इंसान अंदर से भी अच्छा हो, उसके कई रंग हो सकते हैं। मेरी बहन भोली भाली सी, उसे बिल्कुल ही नहीं पता था कि इस जमाने में साधुओं के भेष में भी
भेड़िए छुपे होते हैं। खैर हम सब शुक्रगुजार थे कि मेरी बहन एक बड़े हादसे का शिकार होने से बच गई। हम लोग फिर मंदिर गए और पूजा पाठ किए और फिर हम लोगों ने ईश्वर से प्रार्थना की कि हे ईश्वर, इसी तरह हमारे परिवार पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखना। मैंने सुमित और उसके दोस्त सिक्योरिटी गार्ड से दोबारा बात की कि इस खुफिया तहखाने को पुलिस की सहायता से उन गुनाहों और बुराइयों का अड्डा बनने से रोका जाए जो ना निकलने वाली दलदल की तरह होती है। मगर वह मुझसे यही कहकर मुझे चुप करवा देते कि इस देश का इंसाफ भी बिका हुआ है। अगर यह तुम कोशिश करोगे तो अपनी भी जान से जाओगे। जो हुआ उसे भूल जाओ। मगर मैं आज तक उस हसीना का चेहरा भुला नहीं सका जिसे मैंने पहले दिन उस रेस्टोरेंट के दरवाजे से अंदर आता देखा था। मैं अपनी बहन की इज्जत बचाने में तो कामयाब हो गया, मगर अपनी मोहब्बत हार कर हमेशा के लिए खुद हारा हुआ महसूस कर रहा हूँ। और आज भी मैं खुद को उस लड़की का दोषी समझता हूँ। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। मुझे दीजिए अगली वीडियो तक इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।